बच्चों, आप कैसे हो? इस वीडियो में मैं आपको गुप्तों की शासन व्यवस्था अर्थात गुप्त काल की शासन व्यवस्था के बारे में बताऊंगी। इसके अंतर्गत गुप्तों का शासन राजतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित था। शासन का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट था। सम्राट व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका तीनों का प्रमुख था, यानी कि सत्ता का पूरा भार या उत्तरदायित्व राजा के हाथ में था। वह प्रधान मुखिया था। गुप्तों की शासन व्यवस्था पूर्णतः मौलिक नहीं थी। उसमें मौर्यों, सातवाहनों, शकों तथा कुषाणों के प्रशासन की विधियों का समावेश था। सम्राट निरंकुश होते हुए भी स्वेच्छाचारी नहीं थे। इनकी शासन व्यवस्था को निम्नलिखित भागों में बांटा गया। उसमें से पहला है केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत गुप्त साम्राज्य के बड़े अधिकारी कुमारात्मात्य होते थे। सम्राट द्वारा जो क्षेत्र स्वयं शासित होता था, उसकी सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। देश के प्रशासक को गोप्ता कहा जाता था। जूनागढ़ अभिलेख में सौराष्ट्र को एक देश कहा गया है। साम्राज्य का केंद्रीय प्रशासन अनेक विभागों में विभक्त था, जिसका उत्तरदायित्व विभिन्न अधिकारियों को सौंपा गया था, जो इस प्रकार है। विभाग और अधिकारी। विभाग सेना विभाग का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था, उसे महाबलाधिकृत कहा जाता था। न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी महादंडनायक होता था। युद्ध तथा शांति का सर्वोच्च अधिकारी संधि विग्रहक होता था। पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दंडपाशिक होता था। विधि एवं व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी विनय स्थिति संस्थापक होता था। राजकोष का सर्वोच्च अधिकारी भंडागार अधिकृत होता था। लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी महाअक्षपटलिक होता था। युद्ध में विजित संपत्ति का लेखा जोखा करने वाला अधिकारी युक्त पुरुष होता था। राजप्रसाद का मुख्य सर्वोच्च अधिकारी महाप्रतिहार होते थे। केंद्रीय शासन के विभिन्न विभागों को अधिग्रहण कहा जाता था। प्रत्येक अधिग्रहण की अपनी मुद्रा होती थी। केंद्रीय अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाता था, यानी कि जितने भी अधिकारी होते थे, उन सब की अलग अलग मुद्राएं होती थी और उन अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाता था। ये हो गई हमारी केंद्रीय प्रशासन। अब हम बताते हैं प्रांतीय प्रशासन। शासन की सुविधा के लिए गुप्त साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिन्हें भुक्ति कहा जाता था। प्रांतीय शासकों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी, जिन्हें उपरिक्त या देश गोप्ता, भोगपति तथा राजस्थानीय कहा जाता था। प्रांतीय शासन के समस्त कार्यों का उत्तरदायित्व
प्रांतीय शासक पर होता था। प्रांतीय शासन के बाद स्थानीय प्रशासन होता था, जिसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया था, पहला नगर प्रशासन और दूसरा ग्राम प्रशासन। स्थानीय प्रशासन में जिलों को विषय कहा जाता था। विषय के शासक को विषयपति कहा जाता था। इसकी नियुक्ति उपरिक्त द्वारा की जाती थी। विषयपति की सहायता एवं परामर्श के लिए एक विषय परिषद होती थी, जिसकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए की जाती थी। नगर प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों को पुरपाल, नागरक या द्वांगिक कहा जाता था। यह नगर परिषद की सहायता से समस्त नागरिक सुविधाओं एवं सुरक्षा के उत्तरदायी होते थे। नगर परिषद के मुख्य अधिकारी को नगरपति कहा जाता था। ये कर्मचारी धर्मशालाओं के पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करते थे और नगरपति जो होता था वह शहर के व्यापारी समुदाय के प्रमुख मुखिया होते थे। गुप्त काल में ग्राम प्रशासन सबसे छोटी इकाई होती थी। प्रत्येक विषय के अंतर्गत कई ग्राम होते थे। ग्राम और विषय के मध्य एक और इकाई के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। इसे पे कहा जाता था। पे कई ग्रामों का समूह होता था। ग्राम प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी ग्रामपति या ग्रामिक या भोजक होता था। इसकी सहायता के लिए एक ग्राम पंचायत होती थी। इस ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमजुली कहा जाता था और तथा बिहार में इसे ग्राम जनपद कहा जाता था। अब आइए बात करते हैं न्याय व्यवस्था की। न्याय व्यवस्था में कई अधिकारी होते थे उसके प्रबंधन के लिए, जिसमें पहला होता था राजा का न्यायालय, दूसरा होता था पूंग और तीसरा श्रेणी और चौथा कुल। दंड विधान थोड़े कठोर थे। दंड नायक, सर्वदंड नायक और महादंड नायक न्यायाधीश होते थे जो मामलों का निपटारा करते थे। इसमें परिषदें और संस्थाएं भी होती थीं। मंत्री और पुरोहित भी न्यायिक मामलों में सहायता करते थे। दंड अपराध के अनुसार ही दिया जाता था। ये थी आपकी न्याय व्यवस्था। और आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार है। प्राचीन परंपरा के अनुसार राजा भूमि का मालिक होता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन का 1/6 भाग का अधिकारी होता था। यानी कि जो भी फसल उगती थी उस पूरे फसल का 1/6 भाग का अधिकारी राजा होता था। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था। जो भी खेती होती से धन आता था वह भूमि कर के रूप में लिया जाता था। गुप्त काल के प्रमुख कर इस प्रकार हैं। पहला है भाग। भाग कर जो है हमारा वो कृषि उपज का 1/4 या 1/6 भाग होता था। जैसी उपज होती थी उस हिसाब से कर देना पड़ता था। भोग, राजा को प्रतिदिन दिए जाने वाले
फल फूल सब्जियां, यानी कि किसानों द्वारा जो भी उपज होता था उसमें से कुछ वस्तुएं इन्हें राजा को भोग के रूप में दिया जाता था। उपंग उदंग ये भी एक प्रकार का भूमि कर है। उपरी कर एक प्रकार का ये भी भूमि कर है। भूतावात प्रत्यय विदेशी वस्तुओं के आयात पर लगाकर, यानी कि जो भी वस्तुएं हम विदेश लेते थे उस पर जो भी कर लगता था उसे भूतावात प्रत्यय कर कहा जाता था। इन करों के अलावा भी कुछ कर थे, जैसे हिरण्य, प्रलय आदि। इन करों का भी उल्लेख मिलता है। इसमें क्या होता था कि यदि हम कोई भी सामान खरीदना होता था वस्तुओं को, तो हम उसको अपने घर के जितना सामान हमें लेना होता था उसके एवज में हमें अपने घर से कुछ अनाज जो है देना होता था, तब हम उसको खरीद सकते थे। तो यानी कि अगर हमको 12 सेर अनाज लेना है, कोई सामान जो हमारे पास नहीं उपलब्ध है, तो हम उसके लिए अपने घर से दूसरा कोई अनाज दे करके वो अनाज हम अपने लिए खरीद सकते थे। सिंचाई का सर्वोत्तम उदाहरण स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। फिर हमारी आ जाती है सामाजिक व्यवस्था गुप्त साम्राज्य की। इस समय भी समाज परंपरागत रूप से 4 वर्गों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस काल की वर्ग व्यवस्था की विशेषता यह थी कि इसमें शूद्रों को भी सैनिक पद प्राप्त थे। वे अगर लेना चाहें तो वे सैनिक में आ सकते थे। समाज में ब्राह्मणों का स्थान श्रेष्ठ था। उनके भी 6 कर्तव्य माने जाते थे। पहला था अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना। न्याय संहिताओं में कहा गया है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से तथा शूद्र की विष से की जानी चाहिए।